Hello student, Jay Swaminarayan. Today we continue with the elements of city planning, unit number 6, lecture number 7. Okay. टाइप्स ऑफ जोनिंग, इससे पहले हमने यूज जोनिंग पढ़ा जिसमें टाइप्स ऑफ जिस तरह से हम बिल्डिंग का यूज करते हैं, कोई भी एरिया का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं, तो उसका डिस्कशन उसमें था कि फॉर एग्जांपल कोई एरिया है, कोई लैंड है, उसको अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करके उसको किस किस जोन में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड यूज जोनिंग। देन नेक्स्ट वन इज हाइट जोनिंग. Besides the use of land, there are other factors like height, volume of the building, which need to be controlled. That means the height or building height, then volume of the building, वो सब कंट्रोल में रखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल हमने हाइट में कंट्रोल, बिल्डिंग की हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो भी आजू बाजू जो भी वो बिल्डिंग है उसके जो भी एरिया आजू बाजू के एरिया में जो भी बिल्डिंग्स है उसमें वहाँ पे लाइट और एयर सर्कुलेशन नहीं आएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उसकी हाइट कंट्रोल में रखनी ज़रूरी है. देन वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग दैट मीन्स जो भी उसका ओवरऑल एरिया हाइट वो सब आ जाएगा, वो भी कंट्रोल में रखना ज़रूरी है. The aim of height zoning is to control the height of the building. It is done by means of height zoning with due consideration of the following two factors. First one is cubical content of the building, and second one is width of the street and other adjacent marginal open spaces from the point of view of light and ventilation to all the buildings. The cubical content of the building, that means height, विड्थ जो भी है, एरिया इंटू हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो हमें हाइट जोनिंग में कंसिडर करना है. ओके. देन सेकेंड वन क्या है कि जो भी एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, ओके, तो फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बीच में स्ट्रीट वगैरह है, दैट मीन्स रोड वगैरह है, और उसके आजू बाजू दूसरा बिल्डिंग है, ओके, तो उन दोनों में एंगल कितना होना चाहिए, दैट मीन्स वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग, ओके, वो कितना होना चाहिए, ओके, दैट मीन्स वन बिल्डिंग और अनदर बिल्डिंग जो भी है उसमें जो भी स्ट्रीट का विड्थ है वो कितना होना चाहिए, ओके, तो वो भी उसमें सेकेंड फैक्टर, एज अ सेकेंड फैक्टर वहां पे हमें कंसिडर करना है. इन द फर्स्ट केस वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग इज मेड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म विथ प्लिंथ एज बेस एंड हाइट इक्वल टू द विड्थ ऑफ द रोड. दैट मीन्स इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म में हमें क्या करना है, प्लिंथ एज बेस, जो भी प्लिंथ है उसको हमें बेस लेना है, ओके, and height equal to the width of the road, okay, is equal to 1 by 3 into area into height. Nowadays the floor space index is used to limit the total floor area, that is built up area of the building in relation to the open plot area. तो FSI भी इसमें अभी कंसिडर होता है, ओके, टू लिमिट, यूज टू लिमिट द टोटल फ्लोर एरिया, दैट मीन्स बिल्ट अप एरिया, कितना बिल्ट करना है. FSI में क्या था कि भाई आप कोई भी आपको FSI कितनी रखनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिसाइड करना है. वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो क्या कितनी FSI रखनी है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है कितनी FSI रखनी है, ओके, और उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल हमने नीचे कंस्ट्रक्ट किया जो भी बिल्डिंग है उसमें फॉर एग्जांपल 50% कंस्ट्रक्ट किया, तो ऊपर 50% कंस्ट्रक्ट 50% एरिया में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा, ओके. फॉर एग्जांपल हमने 60% नीचे जो भी है कंस्ट्रक्शन किया, तो ऊपर कितना कर सकते हैं, 40% हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके, तो उसमें हाइट ऑफ जोनिंग कंसिडर होगा. आगे हम फिगर देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा. दिस रिजल्ट्स इन द स्ट्रीट विथ नॉर्मल विड्थ एंड बिल्डिंग ऑफ रिलेटिवली low heights. In the second case, the height of the building is regulated according to the width of the abutting road, generally 45 to 63 and half degree light plane rules are adopted. Refer figure 6.4 and 6.5. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 45 डिग्री रूल अप्लाई किया है, तो ये करेक्ट है, बिकॉज हम 63 डिग्री एंड हाफ रूल अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे इतना
सेटबैक देना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या है कि ये स्पेसिंग ज्यादा नहीं होगा तो क्या आपको यहाँ पे इतना ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप सेकेंड फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर में इतना आप इतना कंस्ट्रक्ट किया है तो फर्स्ट फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर पे इतना कंस्ट्रक्ट किया है तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे इतना ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये ओपन स्पेस छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे यहाँ से ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड वॉल। ओके, तो ये वॉल है वो पूरा आप नहीं खींच सकते। दैट मीन्स ये वॉल यहाँ तक खींच नहीं सकते बिकॉज जो स्पेसिंग है दोनों बिल्डिंग के बीच में एंगल है दैट इज 63 डिग्री एंड हाफ 63.5 डिग्री है। दैट फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री एंगल है तो कोई सेटबैक देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स अच्छा कौन सा रूल, ये 45 डिग्री वाला रूल है दैट इज ओके। ओके, वही आप रख सकते हो जिसमें कोई हमें सेटबैक वगैरह देना नहीं पड़ता है। जबकि 63.5 डिग्री रूल है उसमें आपको सेटबैक देना पड़ेगा। ओके, कहाँ पे, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे आपको सेटबैक देना पड़ेगा। दैट मीन्स उतना स्पेसिंग देना पड़ेगा। ओवरऑल आप बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। दैट मीन्स फर्स्ट फ्लोर है वैसा, ग्राउंड फ्लोर है वैसा ही आप फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दो बिल्डिंग के बीच में उतनी जगह है। दैट मीन्स विड्थ ऑफ रूफ कम है इसीलिए, जिसका एंगल 63.5 डिग्री है। ओके, hence the latter is very commonly used. This develops tower-like structure, but roads between them are wider. As a result of height zoning, there is considerable setback in the design of the high-rise buildings or the modern skyscrapers. The advantages of the height zoning are it does not allow the tall buildings to grow near the small houses. Okay, it controls the setback from the roads. A distribution of the natural light and ventilation is given to all the buildings. इसका क्या मतलब है, जो भी सेटबैक जोनिंग, हाइट जोनिंग का मतलब क्या है कि आप कोई भी लो राइज बिल्डिंग है उसके नजदीक में हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ओके, देन वो क्या करता है, सेटबैक भी कंट्रोल करता है फ्रॉम द रोड्स। जो भी रोड से सेटबैक है वो कंट्रोल करता है। दैट मीन्स आपको कितना रोड से कितना आपको डिस्टेंस रखना है वो हमने सेटबैक आगे के चैप्टर में पढ़ा है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेटबैक, जो भी हमारा प्लॉट है, प्लॉट में हम जो भी बिल्डिंग के आजू बाजू, जो भी फॉर एग्जांपल बंगलो है तो उसके आजू बाजू कितना स्पेस रखना है दैट इज कॉल्ड सेटबैक। तो वो कितना रखना है रोड से वो भी कंट्रोल करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन इज गिवन टू ऑल द बिल्डिंग्स, is given to all the buildings, even to all the buildings. That means जो भी distribution of natural light and ventilation है वो evenly आप सभी बिल्डिंग में दे सकते हो, मिल सकती है। ओके, जो भी हाइट जोनिंग हम प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन सभी बिल्डिंग में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। Then it helps to construct the buildings with the uniform height along important roads, giving pleasing aesthetic appearance and the street picture as pleasing as possible. That means आप हाइट जोनिंग रखोगे तो जो भी आपका एरिया है, जो भी इम्पोर्टेंट रोड्स हैं तो वो उसका लुक जो भी है ओके वो अच्छा रहेगा। ओके, then it establishes minimum standards in terms of light and space, and thereby the land values are not allowed to get to go up very high in favored areas. That means आपको light air space वो land को thereby the land is established minimum standards in terms of light air and space, evenly distribute हो light air और space। ओके, स्पेसिंग भी अच्छे से रखना है। मिनिमम जो भी स्टैंडर्ड्स है कि कितना स्पेसिंग आपको लाइट और एयर और लाइट जो भी है बिल्डिंग में प्रॉपरली आना चाहिए। ओके, देयर बाय द लैंड वैल्यूज आर नॉट अलाउड टू गो अप वेरी हाई। उसकी वजह से क्या होगा, हमने मिनिमम स्टैंडर्ड जो भी है उसके हिसाब से सब कुछ किया है। दैट मीन्स उसका जो भी बिल्डिंग का वैल्यू है वो बहुत हाई नहीं जाएगा। ओके, इन फेवर्ड एरियाज दैट मीन्स कोई एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई हिली एरिया है वगैरह जो है तो वहाँ पे क्या है
टोटल लाइट एयर स्पेस भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या है, लैंड का वैल्यू ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, जिसकी वजह से लैंड का वैल्यू जो भी है वो हाई नहीं जाएगा, कम रहेगा। ओके, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल बिजनेस एरिया ऑफ द सिटी एंड सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ traffic congestion associated with the heavy concentration of the population. It controls the development of the central business area of the city. That means जो भी क्या कंट्रोल करता है वो सेंट्रल बिजनेस एरिया। फॉर एग्जांपल कोई भी बीच में मार्केट है, सेंट्रल बिजनेस CBA जिसको बोलता है। ओके, तो जो भी पॉपुलर जो भी सेंट्रल बिजनेस एरिया जो भी है उसका डेवलपमेंट भी कंट्रोल करता है because of height zoning. Okay, because the traffic problem, for example आपने हाई राइज बिल्डिंग रखा, साइड में सेंट्रल बिजनेस एरिया है और नजदीक में सेंट्रल बिजनेस एरिया है, तो वहाँ पे क्या ट्रैफिक प्रॉब्लम वगैरह होगा। ओके, ड्यू टू द हैवी concentration of the population. Then next one is density zoning. The population per unit area is defined as density of the population. Okay, population per unit area is defined as the density of population. Density of the population indicates whether there are normal or overcrowding condition. कहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, ओके, उसको कंट्रोल करना है, तो दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी जोनिंग। ओके, डेंसिटी जोनिंग दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपके घर में ज्यादा पब्लिक है, ज्यादा व्यक्ति है, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो जहाँ पे भी पब्लिक पॉपुलेशन ज्यादा है, और फॉर एग्जांपल एक घर है, तो घर में लोग ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपके पास आप कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाओगे, तो क्या होगा कि आप उसके हिसाब से जो भी हमारे घर की रिक्वायरमेंट है, या जो भी हमारे साथ रहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जितने लोग हैं उसके हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करोगे। ओके, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम होगा, तो वो कंट्रोल करने के लिए हमें डेंसिटी जोनिंग अप्लाई करना है। डेंसिटी जोनिंग इज यूज्ड टू कंट्रोलिंग द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द रेसिडेंशियल एरियाज। टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटेड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। मिनिमम साइज ऑफ द प्लॉट, फॉर एग्जांपल आपने डेंसिटी जोनिंग का मतलब क्या है, आपने साइज ऑफ रूम्स क्यों अलग अलग डिसाइड किए हैं। फॉर एग्जांपल आपको ड्राइंग रूम इतना रखना है, देन लिविंग रूम इतना रखना है, किचन इतना रखना है, अलग अलग रूम्स की साइज क्यों दी है। फॉर एग्जांपल नहीं दी होती तो क्या है, हैजार्ड वे में कंस्ट्रक्शन होगा। और फॉर एग्जांपल प्लॉट साइज आपकी इतनी है, तो आपको सेटबैक कितना देना है वो रूल्स रेगुलेशन में आता है, तो वो पॉपुलेशन जो भी है वो उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपने जो भी आपका प्लॉट साइज है, ये रूल्स रेगुलेशन नहीं होते तो क्या होता, सब ओवरऑल एरिया में कंस्ट्रक्शन होता है। ओवरऑल एरिया में कंस्ट्रक्शन होता तो क्या होता, जो भी अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग है और जो भी एरिया है वो बहुत कंजस्टेड लगता है। इसीलिए क्या है, जो भी आपके पास प्लॉट एरिया है उसमें इतना साइड पे आजू बाजू मार्जिन इतना रखो, रोड से इतना डिस्टेंस रखो, दैट मीन्स एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक इतना डिस्टेंस रखो। ये सब रखने से क्या होगा, जो भी हम पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, डेंसिटी और पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसमें कंट्रोल होगा। ओके, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ द हाउसेस पर यूनिट एरिया इज लिमिटेड। दैट मीन्स यूनिट एरिया है आपके पास, तो उसमें कितने नंबर ऑफ हाउसेस होंगे वो भी लिमिटेड होता है। उसकी वजह से क्या कंट्रोल होता है, पॉपुलेशन। Front, sides and rear margins from the boundaries are specified. Then the ratio of the total plot area to the total built-up area is specified. Next, population density may be expressed on whole of the residential area basis or on net area basis. The gross density is the average density of the population per unit area of the residential zone
including the open spaces, area under non-residential use like schools, shops, other public institutions. The net density is the average density per unit of the housing are including local roads only. That means net density क्या है, gross density क्या है. तो gross density में open spaces है, नॉन रेसिडेंशियल एरियाज है, नॉन रेसिडेंशियल यूज में जो भी एरिया आता है दैट इज स्कूल शॉप्स, उसमें वो सब कंसिडर होता है. जबकि नेट डेंसिटी में क्या है, ओनली ओपन स्पेसेस कंसिडर होता है. ओपन स्पेस एक्सक्लूडिंग ओपन स्पेसेस, दैट मीन्स ओपन स्पेस पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, शॉपिंग सेंटर है, वो सब इंक्लूड नहीं होता है. ओनली द लोकल रोड्स कंसिडर होता है और ऐड होता है. Okay, the advantages of the density zoning are it prevents the overcrowding, it regulates the density of the population as the population is distributed throughout the town, it promotes healthy conditions in the area. For example, population slum area है, slum area में आप देखो तो population ज़्यादा होता है, then आजू बाजू जो भी मार्जिन वगैरह होता है कुछ होता नहीं है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होता नहीं है उसमें, उसकी वजह से वहाँ पे हेल्दी कंडीशंस क्रिएट नहीं होती है. ओके, तो वो सब जो भी है पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द टाउन. दैट मीन्स इवनली आपको कोई भी आप पॉपुलेशन है तो ये सब क्राइटेरिया बिल्डिंग बायलॉज आप फॉलो करोगे कि आपको इतने सेटबैक रखना है, बिल्डिंग का हाइट इतना रखना है, देन बिल्डिंग का वॉल्यूम इतना रखना है, वो सब आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली हेल्दी कंडीशन जो भी क्रिएट होना है वो होगा. रूम का साइज इतना रखना है, फॉर एग्जांपल लिविंग रूम है, बेडरूम है, जो भी क्राइटेरिया दिया है कि ये क्राइटेरिया के हिसाब से उसका लिविंग रूम बेडरूम होना चाहिए, एफएसआई इतना होना चाहिए, सेटबैक इतना होना चाहिए, देन जो भी लाइट प्लेन है इतना फॉलो होना चाहिए, वो सब आप करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हेल्दी कंडीशन क्रिएट होगी. इट लीड्स टू stabilization of the land values. Okay, proper layout of the area and adequate public amenities and public utility services can be easily designed. For example, is building according to the building bylaws. अपने building bylaws की if we construct the building according to the building bylaws, okay, तो क्या होगा वहाँ पे public amenities है और public utility services है, वो आप easily design कर पाओगे. CBD. What do you understand by CBD? That is Central Business District. Okay, CBD is known by the Central Business District and also known as primer shopping center, central commercial district, retail business section, etc. आप देखो बड़ौदा में एक पद्मावती शॉपिंग सेंटर है, अलग अलग एरिया में अलग अलग सिटी में सीबीडी अलग अलग होता है. वो क्या है, सेंट्रल वहाँ पे रिटेल बिजनेस होता है, देन सेंट्रल कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट होता है, जो भी बिजनेस है रिटेल में वो सब वहाँ पे होता है. ओके, CBD is town hub for main business functions and services which also has town's largest retail center. CBD is not marked by any boundaries, but it is marked by its distinct features and characteristics land use. CBD requires commercial, social, civil life within a town with transportation. That means सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आप इजीली पहुँच सको. ओके, उसके आजू बाजू वो CBD जो भी है दैट मीन्स सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उसके आजू बाजू कोई बाउंड्री नहीं होती, पर वहाँ पे आजू बाजू आपको पार्किंग स्पेस, ओपन स्पेसेस होना चाहिए. ओके, तो वो प्रॉपरली डिजाइन हुआ होना चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक प्रॉब्लम होगा, ट्रैफिक कंजक्शन प्रॉब्लम होगा. ओके, it is unique in attracting its customers and employees from all parts of the regional and town area. Consequently, we can design CBD as the one of the sub areas which has more characteristics and also better known than any of the others. This is the central business and commercial core of the town, which includes a mix of offices, retail and other business uses along with some residential developments. Local area plan including the measures for the plot utilization, road widening, parking management, then pedestrianization then shall be prepared for this zone. लोकल एरिया प्लान है उसमें क्या है कि इंक्लूडिंग मेजर्स फॉर प्लॉट यूटिलाइजेशन.
Okay, but the location of the business center is determined by the streets, their widths and transportation facilities. जबकि CBD में क्या होता है, और CBD में क्या होता है कि आपको स्ट्रीट का width कितना रखना है, then transportation, their width determine local business center is determined by streets, उसकी width कितनी रखनी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कितनी है, ओके वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सब ध्यान में रख के हमें CBD डिजाइन करना होता है. The shops are to be designed considering the commonly needs, purchasing capacity of the customers and traffic facilities. तो CBD कैसे डिजाइन होती है, वहाँ पे मैक्सिमम परचेजिंग हो, परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर, जो भी कस्टमर है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, ओके देन कम्युनिटी नीड्स एंड ट्रैफिक फैसिलिटीज आजू बाजू कितनी है, वो सब कंसिडर करके हमें CBD डिजाइन करना होता है. कितना ट्रैफिक फैसिलिटी, यानी आप ऐसा एरिया सिलेक्ट करो जिसमें आप CBD जहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट करो वहाँ से मैक्सिमम कस्टमर आने चाहिए. ओके वो सब भी ध्यान, परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ कस्टमर, दैट मीन्स कस्टमर की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है वो देखनी होती है. ओके जो भी कम्युनिटी है उसकी नीड्स कैसी है, देन ट्रैफिक फैसिलिटी है कि नहीं है, वो सब ध्यान में रख के हमें क्या करना चाहिए, डिजाइन CBD डिजाइन करना चाहिए. ओके इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव लैंड यूज. There are many well-known cities which have CBD like Ahmedabad and Gandhinagar, Gujarat International Finance Tech City, Bangalore में कौन सा है, MG Road Bangalore, then चंडीगढ़ में सेक्टर 17, चेन्नई में NSLI T नगर, ओके देन अलग अलग जो भी सिटी है उसमें ये CBD दिया हुआ है कि न्यू दिल्ली में कौन सा है, देन मुंबई में कौन सा है, वो यहाँ पे नाम दिया हुआ है. देन characteristics of the CBD. No boundaries. The word district is central business district is used in terms of conceptual manner, so it can be defined on the map through the mental construct. So there would be no walls or fence around that CBD, neither the signboard like you are entering in the CBD. That means कोई signboard नहीं होता है. Okay. Then walls or boundaries, fencing कुछ होता नहीं है. Okay, that is in CBD में होता है. Then accessibility, that means it is in the center in terms of accessibility. That means आप easily वहाँ पे center में provide करते हैं CBD, जिसकी वजह से आप center में easily वहाँ पे आप जा सको. Okay, it is accessible from almost all the residential areas and also from the areas which are lying in outer and remote zone of the city. Then tall building, CBD has intense competition for land use to deal with, and so it has more vertical and expansion rather than the horizontal expansion. That means tall building hota hai, that's why it has a greater concentration of tall buildings than any other region of the town. CBD includes most of the town's offices and largest retail stores. Vehicular and pedestrian traffic, it attracts business from the whole urban area, which also includes the people from all the classes and ethnic groups. And so the area becomes more concentrated in terms of vehicular and pedestrian traffics than partially used for the residential purposes. The multi-storied buildings are generally used by government and business offices, and because of the more intensity of the business uses, it is less used for the residential purposes. However, in developing the areas of Indian cities, many areas of the CBD are being used as residential. In Delhi, Mumbai, Kolkata, more than 25%. Upper stories of the multi-story buildings are used for the residential purposes. That means कई कई एरिया में क्या है, जो भी हम CBD है उसका जो टॉप फ्लोर होता है उसको एज ए रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं. इस CBD एरिया हैज इट्स own characteristics of mixed use retailing. Okay, thank you.